नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की उन्नत खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। अगेती तरबूज की खेती से होगा अधिक मुनाफा। दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि संरक्षित वातावरण में खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि इसमें किसान बेमौसमी फसलों की खेती करके अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और इसी के तहत आज हम जानकारी के लिए लाए हैं पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की उन्नत खेती के बारे में, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लवलेश। ये कलर कैप्सिकम हम लोगों ने 17 अगस्त की ट्रांसप्लांटिंग कर रखी है। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है, जिससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सर, लगाने का है कि आपको पौध तैयार करवानी है इसकी सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा शिमला मिर्च का पौधा है वो हमारा 35 से 40 दिन ले लेता है पौध तैयार करने के लिए। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा है आपकी पॉली हाउस में तो आपको देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप थोड़ा सा पीछे आपको लगाना पड़ेगा, वरना पौधों के मरने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। देखिए सर, लगाने के तरीके की बात करें तो हम इसमें बेड से बेड की दूरी हम 2 मीटर रखते हैं और एक बेड पे हम 2 लाइन लगाते हैं। और हम हर लाइन में जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है और 2 लाइन्स की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं। सर, अभी इसमें जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा ट्रेलिसिंग का चल रहा है कि पौधा जो थोड़ी सी ग्रोथ पकड़ रखी है उन्होंने, तो धागे में पौधे को लपेटने का कार्यक्रम चल रहा है और जो एक्स्ट्रा तने आ रहे हैं हम उसकी कटाई कर रहे हैं। और जो हम पौधे का जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं तो हम इसमें 2 से 3 तने हम इसमें ले सकते हैं। किसान जनरली 3 तने लेके चलता है। देखिए सर, खाद पानी इसमें 19-19-19 है, हमारा 0050 है और यूरिया यही है जो अभी फ्रूटिंग स्टेज में क्योंकि आ चुका है और तुड़ाई हो रही है इसकी, तो इसमें यही खाद चल रही है अभी। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल में 15 दिन के अंतराल पर NPK 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप द्वारा पौधों को दिया जाता है और NPK 00-00-50 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का भी प्रयोग 15 दिन के अंतराल पर करते हैं और दोनों पोषक तत्वों के प्रयोग में 1 सप्ताह का अंतर रखें। सर, शुरुआत में पौधे की देखरेख करना ज़रूरी है जब पौधे छोटे होते हैं। जब पौधा एक बार ग्रोथ पकड़ लेता है तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी कम भी आप देखरेख करेंगे तब भी एक बार के लिए चल जाता है। पर इसमें जो शिकायत आती है पॉली हाउस के अंदर वो है माइट्स और थ्रिप्स की सबसे ज़्यादा। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो तुरंत माइट्स आएंगी और थ्रिप्स आएंगी, तो आपको शुरुआत से पौधे की देखरेख करनी है। सर, जो आपकी थ्रिप्स हैं, माइट्स हैं, ये एक तरह से कीट की कैटेगरी में आते हैं, कीट पतंगों की कैटेगरी में। तो इसमें आपके पत्ते मुड़ेंगे, तो जो आपके थ्रिप्स हैं उसके कंट्रोल के लिए आपको फिप्रोनिल हो गया, डेलीगेट हो गया, नीम ऑयल हो गया, इन सब का आप इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारी माइट्स हैं इनके लिए माइटीसाइड्स आते हैं जिनको हम एक्रेसाइड बोलते हैं, वो इंसेक्टिसाइड से अलग है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये अभी इसकी हम तुड़ाई हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं और ये अराउंड 11 नवंबर से इसकी तुड़ाई स्टार्ट है। उसके बाद से हम कंटिन्यूस इसे बेच रहे हैं। सर, अगर एक एरिया की बात करें, 1 एकड़ की बात करें, तो 1 एकड़ में आपके 10,000 पौधे आते हैं। तो 10,000 में आपका जो हम कहते हैं कि आपका पर प्लांट जो उपज है इसकी वो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम एवरेज लेके चलते हैं 1.5 kg। तो 1.5 kg के हिसाब से आप कर सकते हैं कि इसका 150 कुंटल पर एकड़ इसकी उपज आप ले प्राप्त कर सकते हैं।
सर अभी हमने जो मंडी में पता किया है तो उसका 180 रुपये किलो के आसपास इसका मंडी रेट चल रहा है। तो और जो अगर हम रिटेल की बात करें मार्केट में तो 250 ग्राम आपका 70 रुपये, तो मान के चलिए 280 रुपये किलो के हिसाब से ये मार्केट में बिक रहा है। सर बाहर तो अगर हम दिल्ली मार्केट में बेचते हैं तो आपको इसके प्रीमियम प्राइसेस मिल सकते हैं। जितने भी किसान भाई हमारे हैं जो दिल्ली मार्केट में बेचते हैं तो वो उनके प्रीमियम प्राइस लास्ट ईयर हमारा 300-350 रुपये किलो के हिसाब से जो हमारे किसानों ने लिया है वो इनसे रेट ले रखा है। सर इसका सलाद पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बड़े होटल्स में, सुपरमार्केट्स में और शादियों में आप खासकर से देखेंगे कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो शादी के सीज़न में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। मैं यही सलाह दूंगा कि जो किसान भाई पॉली हाउस कर रहे हैं तो वो इसकी खेती बेझिझक कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जहाँ से भी लें इसकी ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही इसकी खेती की शुरुआत करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तरबूज गर्मियों में खाया जाने वाला पसंदीदा फल है। पानी से भरपूर तरबूज लोगों को तरोताजा तो रखता ही है, किसानों के लिए भी ये फायदेमंद खेती है। ज्यादातर किसान तरबूज के बीजों की सीधे बुआई फरवरी-मार्च में करते हैं, जबकि कुछ किसान दिसंबर में पौध तैयार करके जनवरी के आखिर या फिर फरवरी में पौधे लगाते हैं, क्योंकि बाजार में जल्दी फल आने पर इसका दाम अच्छा मिलता है। अगर आप भी तरबूज की अगेती करना चाहते हैं तो किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। तरबूज की खेती के लिए अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा उपयुक्त समय है, इसलिए कि तरबूज जनवरी से लेकर के मार्च तक आपका वो बलुआही ज़मीन में और हिली एरिया में, मतलब पहाड़ी एरिया में मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप लगा सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है आगात फसल लेने के लिए। तो किस्म की जब बात करते हैं तो आप देखे होंगे तरबूज बहुत बड़ा होता है, देखिएगा 8-10 केजी का एक होता है, एक 2-3 केजी का होता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि असाटी पोमैटो, शुगर बेबी, अर्का ज्योति है, काशी पीताम्बर है, पूसा वेदना और असाती पोमैटो बताया। इसमें से कोई भी एक वैरायटी मिलती है। बस ये ध्यान रखना कि असाती पोमैटो जो है वो 8 से 10 माने बड़ा फल वाला है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उसके बाद हम मेढ़ बनाते हैं। मेढ़ का आधार की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 फीट की होती है और फिर उसके बाद 2.5 से 3 मीटर का प्लेन जमीन, टेबल जैसा जमीन होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम बीज को लगाना है तो या तो हम डायरेक्ट मेढ़ में लगा देंगे, या फिर जैसे अभी ठंडा है, जनवरी में भी ठंडा रहता है और आपको पहले का मार्केट पकड़ना है तो बहुत अच्छा होगा कि आप नर्सरी में उसका पौध की तैयारी करें।
अब आपको नर्सरी उगाना है, तो नर्सरी उगाना है तो अच्छा होगा कि पॉलीथीन में खाद दे करके नीम की खल्ली जरूर दें, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको केचुआ खाद आप कहते हैं, ठीक से मिट्टी में मिला करके पॉलीथीन में भर लेते हैं। 2 से 3 बीज प्रत्येक पॉली बैग में लगा दिया। बीज की गहराई लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर की होगी। बैग जो आप रखें एक साथ तो एक लेयर बन जाएगा, एक अस्तर बनेगा, उस अस्तर को ठीक से ढक दें, पॉलीथीन शीट से ठीक से ढक दें। और ऊपर से तो आपका ढका हुआ है ही, क्योंकि वो पॉली हाउस है। ज़रूरत के अनुसार आप पानी दें, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बीज लगाएं तो पानी देना ही देना है, इसलिए कि बीज सुषुप्तावस्था में होता है, उसकी तंद्रा टूटनी है, उसका अंकुरन होना है। अब जैसे अंकुरन आपको दिखाई देने लगे, पॉलीथीन का शीट जो लगा है वो हटा देंगे और उसके बाद फिर अंकुरन अपने आप होने लगेगा। तो करीब 35 दिन में आपका वो बिछड़ा तैयार हो जाएगा। कहीं भी खेती करनी हो, आप मिट्टी जांच तो करा ही लिए होंगे, अगर नहीं कराए होंगे तो अभी समय है, करा लीजिए, इसलिए कि इससे पता चलता है कि मिट्टी को भूख कितनी है। लेकिन अगर नहीं करा पाए हो तो सामान्य तौर पर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद लगता है। तो सामान्य तौर पर नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। आगे बताएंगे कि यूरिया एक ही बार नहीं दे देते हैं, वो 3 स्प्लिट डोजेज में देते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी बलुआही या दोमट है, इसलिए यूरिया फ्रीक्वेंट डोजेज में देते हैं, बार बार देते हैं, 3 बार में देते हैं। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। एक किनारा है, दूसरा किनारा है, ये किनारे पे आपको 3 बीज लगाने हैं या 2-3 बिछड़े लगाने हैं। इसी तरह इस किनारे पे आपको 8 से 12 सेंटीमीटर की दूरी है, ये आपको इस किनारे पे आपको फिर से 3 बीज लगाना है या 2 से 3 बिछड़े लगाने हैं। 1.5 मीटर पे फिर से ऐसे ही लगाना है बाएं दाएं, फिर 1.5 मीटर पे बाएं दाएं। और हमेशा ध्यान रखना है, चूंकि ये गर्मी का फसल है, ये लत्तेदार फसल है, गर्मी का फसल है, जल जमाव की बात नहीं है। जैसी जरूरत होगी आवश्यकता अनुसार आपको ठीक से खाद देना है, सिंचाई करनी है। खाद देने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी है। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वही लाल रसीला, जैसा आप हिष्ट-पुष्ट पौधा चाहेंगे, हिष्ट-पुष्ट फल चाहेंगे, आपकी आमदनी भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएगी, आप भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, परिवार सुखी होगा और अंततः पूरा एक वातावरण खुशहाल होगा। किसान की आमदनी 2 गुनी क्या 3 गुनी 4 गुनी भी हो सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मटर की फसल में इस समय फूल और फली बन रहे हैं और देर से बोई गई फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। इन दिनों ही फसल में बदलते मौसम के मिजाज के कारण अभी कई हानिकारक रोग पनप रहे हैं।
तो इनकी रोकथाम के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज वर्णवाल। किसान बंधु, आज खास करके मटर में लगने वाले चूर्णील आस्था रोग, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, उस रोग को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे, या कह सकते हैं कि बीमारी या कीड़ा का प्रकोप जो भी होगा उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे उसको रोकथाम करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो खासकर देखा गया है, अभी जो मौसम चल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा देखा जाता है कि रात का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री से कम, दिन का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना ज़्यादा होता है। खास करके देखा गया है जनवरी महीने में या फरवरी महीने में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यह रोग वास्तव में एक प्रकार के फफूंद, इरेसिफी पोलिगोनी एक फफूंद का नाम है, उसी फफूंद के द्वारा यह बीमारी फैलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, भुभुतिया रोग लगभग हर मटर की खेती में लगता है। इस रोग से पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं और बाद में तनों और फली पर भी इसका असर होता है। पत्तियों की दोनों सतह पर सफेद चूर्ण धब्बे बनते हैं। पहले धब्बे छोटी छोटी रंगहीन कलंक या चित्तियों के रूप में बनते हैं, लेकिन बाद में इनके चारों ओर चूर्ण फैल जाता है। रोगी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उन पर फलियां भी कम और हल्की लगती है। ये बीमारी का लक्षण जनरली पत्ती पर, तने पर, उसके टेंड्रिल पर, या कह सकते हैं मटर पर जो छीमी बनता है उस पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है खास करके सबसे पहले पत्ती पे वो वाइट सफ़ेद, जैसा कि नाम इसका है पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद पाउडर के समान पत्ती पे इसके छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे वो टेंड्रिल में या कह सकते धीरे धीरे उसके तना में वो धीरे धीरे फैलते हैं। और जब फूल या फल बनने की अवस्था आती है या छीमी बनने का अवस्था आता है, उस समय भी इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। तो वो उसमें भी वो सफ़ेद पाउडर नुमा होता है, जिसके कारण से उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठीक से हो नहीं पाती है, परिणाम स्वरूप दाना ठीक से बन नहीं पाता है। अंत में कह सकते हैं कि किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 वर्ष तक मटर की फसल नहीं करनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए। तो इसके लिए किसान बंधु सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जब भी पत्ती में ही लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत या कह सकते यथाशीघ्र आपको दवा का छिड़काव करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं खास करके सल्फेक्स, सल्फर डस्ट का छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर पाउडरी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा और भी है, बहुत ही कारगर दवाई है, इसको हम लोग बोलते हैं केराथेन। 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस बीमारी से आसानी से मुक्ति पाया जा सकता है। तीसरा, कुछ रोग रोधी किस्म है, जैसे उदाहरण के तौर पर रचना या कह सकते हैं अर्का हर्षित, ये सब कुछ किस्में हैं। ये किस्म को यदि लगाएंगे निश्चित रूप से कह सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत पे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पोखरिया, जिला समस्तीपुर के कृषक विवेक प्रसाद ने। ये केला के बाग में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विवेक प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
केले का फसल जो है ये पहले ये समझना है कि केले का फसल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी फसल है, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। सबसे प्रमुख इसमें जो है वो पनामा विल्ट है, जो फ्यूजेरियम से होता है, और ये डिजीज़ जो है किसी भी समय में हो जाता है। शुरू से ही इसका लक्षण थोड़ा दिखने लगता है, और इसमें इसका जो लक्षण है वो पत्ती पीली हो जाती है और उसके जो सीडो स्टेम है उससे वो छोड़ देती है, जो पत्ती का जो पेटियोल है वो इस तरह से हो जाता है और ये पीला होकर पत्ता, ये पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये पनामा विल्ट है। तो इसको दूसरी डिजीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये, और जहाँ पे एक दफ़ा हो जाता है वहाँ पे इसके जो प्रोपेग्यूल्स हैं, इसके जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन, वो कई साल तक मिट्टी में या इसके डेब्रिस में रहते हैं, 16 साल तक रह सकते हैं इसके डेब्रिस में। दूसरा जो आपका डिजीज़ है वो सीगा टोका डिजीज़ है, ये भी फंगल डिजीज़ है। ये 2 प्रकार का सीगा टोका डिजीज़ होता है। एक तरह का धब्बा होता है, पत्ती पे आता है शुरू में, और ये अंडाकार शेप का होता है धब्बा, एक पीले कर का होता है, एक ब्लैकिश होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है और ये पत्ते में धीरे धीरे फैल जाता है। शुरू में अंडाकार होता है, बाद में ये फैल जाता है पूरी पत्ती पे और पत्ती को पूरा झुलसा देता है, पौधे को झुलसा देता है। तो इसके कंट्रोल, इससे जो पैदावार होता है, अगर पत्ता पूरा मतलब प्लांट पूरा अगर नहीं भी सूखा है तो ये पत्तियों को सुखा देता है, उसको फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण का जो क्षेत्र होता है उसको कम कर देता है। फलस्वरूप जो होता है, अगर पौधे में जो फिंगर्स आते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो तो उसका यानी कि उसका उपज बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो इसको रोकना है। इसको भी रोकने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम को मिक्सचर को 15-15 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है, इससे बचने के लिए। जैसे ही पहले ही आ जाता है, जैसे ही आपको दिखे वैसे ही आप स्प्रे शुरू कर दें और 15-15 दिन के अंतराल पे इसको करते रहें। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों को कुछ प्रमुख प्रबंधन करना जरूरी है सभी रोग से बचाव के लिए। तो जो मेन डिजीज, सारे डिजीज के प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये करना है कि जहाँ से भी केले का पौधा लेंगे वो सर्टिफाइड एजेंसी होनी चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ पे ये चीज़ टिश्यू कल्चर से वो होता हो या टिश्यू कल्चर से वो पौधा तैयार किया गया हो, ताकि उसमें जो डिजीज़ है वो ना रहे, और हो सके तो रेसिस्टेंट वैरायटी ही लेनी है। दूसरी चीज़ें, अगर आप लेंगे डिजीज़ फ्री प्लांट तो फिर वहाँ पे जो रोग को आने का जो संभावना है वो मृदा से या ज़मीन से होता है। तो आपको वो प्रबंधन उसके बाद करना है। उसमें क्या करना है कि जो आपका जो खेत है उसमें जो आप गड्ढा करेंगे तो वो गड्ढे में आप पहले से ही ट्राइकोडर्मा डालना है लगाने से पहले। ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। ट्राइकोडर्मा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और उसका फॉर्मुलेशन हर जगह अवेलेबल है। जो आप इरिगेट करेंगे, जो आप पटवन देंगे, वो फ्लड इरिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको एक प्लॉट से दूसरी प्लॉट में पानी जो है बहकर नहीं जाना चाहिए पटवन के दौरान।
तो आपको वो पटवन ऐसे करना है जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको इस्तेमाल में लाना है, तो उससे आपको बहुत फायदा, किसानों को बहुत फायदा होगा। एक तो इस प्रकार आप पूरे के पूरे बनाना खेती जो है उसका रोग रहित आप फसल उपजाऊ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, जो प्रबंधन है, सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।